ओके, तो आज हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे हमने न्यूटन लॉ कर लिया था। अब वर्क पावर एनर्जी है आपकी, और अब तो इस वीक में लगातार क्लास लगाई है ताकि सारे आपके टॉपिक खत्म हो जाएं जो जो आपके रिवीजन के बाकी हैं। तो आई थिंक आपको टाइम टेबल मिल गया होगा, कल भी क्लासेस शायद आपकी, परसों भी है। सर वॉइस लो आ रही है। वॉइस लो आ रही है आपकी? मेरी? एक मिनट रुको। सर थोड़ी सी। अच्छा, कम आ रही है अभी भी? अभी वॉइस कैसे आ रही है? सर अब सही आ रही है। बाकी लोगों को ठीक आ रही है? यस सर। ओके, हाँ, तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि हम लोगों ने न्यूटन लॉ तक, मैंने लॉज ऑफ मोशन तक कर लिया था। अब हमें जो है मोशन और न्यूटन लॉ हमने कर लिया, वर्क पावर एनर्जी करना है आज, तो वर्क पावर एनर्जी हम आज कर लेंगे। और आपकी जो क्लास है कल भी है, परसों भी है, आपने टाइम टेबल मिल गया आप लोगों को? नो सर, टाइम टेबल नहीं मिला है। अच्छा, तो कल भी मेरी क्लास, मैं इस वीक में पूरी क्लास है, 3-4 क्लास हैं अभी। ओके तो सर। वी विल ट्राई टू वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है? सर अब तो पीटी भी चालू हो गया, अब तो कह रहे हैं कि वही होंगे बहुत टाइम तक। अच्छा, सर पीटी 2-3 प्री बोर्ड, उसके बाद फिर भी टाइम बच गया तो प्री बोर्ड वो लेगी। सर नाम भूल गया मैं। सीबीएसई? सर डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यस सर, सर बता रहे थे कि ये पेपर ही होंगे अब बस मार्च में पूरे। मैंने पढ़ाई नहीं करेंगे कुछ भी? सर लग तो ऐसा ही रहा है। सर हमारे पेपर्स तो 21 मार्च से मतलब प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। अच्छा, यस सर। ओके। एनटीएससी का भी कोई नहीं आया ना मॉडिफिकेशन, जो उन्होंने कैंसिल किया था, अभी दोबारा नहीं आया ना कुछ? नो सर, अभी तो नहीं आया है कुछ। सर अभी भी नहीं आया। Okay, हाँ, लेकिन अब आ जाएगा, बोर्ड ने अपना डिक्लेयर कर दिया ना, तो एनटीएससी भी अब कर देगा यस कुछ। सर, सर मार्च में हो सकता है। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में ही करेंगे, क्योंकि फरवरी में तो नहीं कर पाएंगे, मार्च में ही होगा। सर पर फिर भी कह तो रहे सर एग्जाम होंगे। सर अभी तो मेरे पीटी 2 चल रहे हैं सर, उसके बाद पीटी 3 डायरेक्ट और फिर प्री बोर्ड। हाँ, तो स्कूल एग्जाम तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन एनटीएससी भी अपना कराएगा ये एग्जाम। यस चलो, बाकी हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाए जो भी टॉपिक बचे हुए, ठीक है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो वर्क एनर्जी पावर है यहाँ पे। और अभी जो इसमें आपका बाकी है, फ्लूइड बाकी है, अभी ग्रेविटेशन बाकी है, और साउंड वाला चैप्टर बाकी है। तो आज वर्क एनर्जी पावर कर लेते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हमने किया था काफ़ी डिटेल में उस टाइम पे, आपको याद भी होगा काफ़ी कुछ। तो वर्क में पहले जो है वर्क है, तो वर्क हमने जो डिफाइन किया था फिजिक्स में, आपको ध्यान होगा, हमने एफ एस कॉस थीटा से डिफाइन किया था वर्क को। यस सर। यस सर। एफ एस कॉस थीटा से हम लोग वर्क डन डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसमें कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कॉस यस थीटा, सर। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर आपका जीरो है तो वर्क डन जीरो आता है। तो कॉस थीटा यस सर। कॉस थीटा जीरो निकलता है, थीटा इज 90 डिग्री, तो मीन्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इन केसेस में वर्क डन जीरो आता है। तो ये केस होते हैं, कौन से एग्जांपल पता है आप लोगों को, ध्यान है कौन कौन से एग्जांपल होते हैं जैसे? यस सर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले होते हैं उसमें हमेशा वर्क डन जीरो आता है। सर अभी भी आपकी कमी आ रही है सर आवाज। अच्छा, बाकी लोगों को कम आ रही है या सही आ रही है? सर सही आ रही है। सर मुझे सही आ रही है। अच्छा, तो नेट का वो होगा फिर, वहाँ पे देखो एक बार। नहीं सर, मैं बगल में सर हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ सर। अच्छा, सर जैक को भी लग रही है ना। अच्छा, हो सकता है बीच बीच में फिर नेट का वो होगा, फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, इसलिए कम ज़्यादा हो रही होगी। समझ तो आ रहा है आपको? यस सर। स्कूल में अच्छा, बहुत कम आवाज आ रही है सर इसलिए। ओके। तो वर्क डन जो है, आपने कहा जीरो का जो एग्जांपल है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो एक एग्जांपल आपने दिया कि जब हमारे सेंट्रीपिटल फोर्सेस होते हैं, जो भी सर्कल में कोई बॉडी घूमती है, तो वहाँ पे वर्क डन जो है जीरो होता है। उसके अलावा और क्या एग्जांपल हैं? सर जो ग्रेविटेशन वाले एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे मून, वर्क ऑफ अर्थ ऑन मून।
तो उसी में आया कि सेंटीपिटल वाले हो गए ना वो तो। यस सर। ठीक है, मान लो मून है या अर्थ है सन के चारों तरफ, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, और कौन से एग्जांपल है यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? एक और एग्जांपल है कुली वाला। यस सर। यस सर। तो वहाँ पे वर्क डन 0 होता है ना, कुली चलता है तो बॉक्स उसके सिर पे है और ऐसे मूव कर रहा है। यस सर। तो वर्क डन जो फोर्स है उसका यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो ये यस सर। परपेंडिकुलर है, माइनस cos 90 तो 0 ही हो जाएगा। तो ऐसा वर्क डन 0 आता है। ओके, लेकिन अगर ये ऊपर को जाएगा, अगर कुली मान लो सीढ़ी पे चढ़ता है तो वर्क डन क्या आएगा फिर? तब 0 आएगा क्या? आएगा सर तब तो कुछ वर्क तब कर आएगा। रहा है। तब सर, आएगा। तब एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। नहीं, प्रोजेक्टाइल तो बहुत अलग होता है। सीढ़ी पे अगर वो चढ़ेगा तो उस टाइम पे कुछ उसका जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट यस होगा। यस सर। तो इस समय वर्क डन जो है हमारा 0 नहीं आएगा, क्योंकि एंगल जो है कुछ अलग होगा इनके बीच का। ठीक है, तो इस केस में 0 नहीं आएगा, अदरवाइज 0 आता है। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे वर्क डन 0 आता है। इसके अलावा वर्क डन जो है नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन पॉजिटिव तो होता ही है खैर ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो नेगेटिव का होता है जब मान लो 2 या 3 फोर्स काम कर रहे हैं। मान लो कोई बॉडी चल रही है सपोज, और आपने फोर्स लगाना शुरू किया, तो एकदम यस सर, जैसे फ्रिक्शन लगा सकता है। यस फ्रिक्शन सर। लग रहा है ना, तो एकदम से तो रुकेगा नहीं वो, जो ब्लॉक है थोड़ा टाइम लेगा रुकने में। तो जब वो चल रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स या आपका फोर्स। तो आपस में जो एंगल है कितना है इन दोनों के बीच का? 180 180 डिग्री। 180। तो cos 180 कितना होता है? -1 माइनस cos 180 -1 होता है। तो cos थीटा -1 आ गया, तो वर्क डन हमारा जो आएगा -fs आ जाएगा। नेगेटिव आएगा। यस यस, सर नेगेटिव आ जाएगा। तब फोर्स कहीं और लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। बिल्कुल, तो हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। 0 का कंडीशन क्या होगा? सर 0 का तो अभी हमने देखा ही ना। सॉरी, एक और कंडीशन हो सकती है, अगर आपका S 0 हो तो यस सर, जैसे दीवार पे धक्का मार रहे हैं। दीवार पे अगर हम धक्का लगाएं तो 0 होगा, तो ये भी कंडीशन हो सकती है वर्क डन 0 होने की। यस सर, या फिर फोर्स 0 हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो। उस केस में भी बोल सकते हैं, है ना। तो यस सर। अब अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आर 0, नेट वर्क डन। अगर मान लो 2-3 फोर्सेस पे लग रहे हैं, सपोज एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, और एक, तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे वर्क डन 0 है, क्या बोलोगे इसमें? अगर मैं बोलूँ केवल इसका वर्क डन कितना है इस वाले फोर्स का, तो आएगा 0 आएगा या कुछ वैल्यू आएगी? सर कुछ वैल्यू आएगी। नेगेटिव आएगी, आएगी। इसका वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव? यस वर्क सर, जैसे हम संतरे को अगर बीच में सिर्फ दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो सर कुछ टाइम बाद तो निकल ही जाता है, यानी फोर्स तो अप्लाई हो रहा था उस पे, उसकी तो वैल्यू थी। इसके साथ वर्क डन इसका नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? इस सर वाले नेगेटिव आएगा। सर नेगेटिव आएगा। और इस वाले फोर्स का सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। दोनों बराबर होंगे या अनइक्वल होंगे? सर बराबर होंगे। सर मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो नेट वर्क डन विल बी 0। तो वर्क डन बाय Yes. यस सर, डिस्प्लेस करेगा ही। है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है वो, टोटल वर्क डन पूछ रहा है या किसी पर्टिकुलर फोर्स का पूछ रहा है, किसका वर्क डन पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट योर वर्क डन में भी 0 और नॉन 0, तो वो भी डिपेंड करेगा किसका, कौन से फोर्स का पूछ रहा है। ठीक है, यूनिट क्या होती है वर्क डन की? जूल। सर जूल। जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सर डाइन सेंटीमीटर करके निकालते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको? चलो पहले शब्द लिखता हूँ। सर अर्ग। आर्ग होता है। हाँ सर अर्ग। ठीक है, 1 जूल कितना अर्ग होता है? सर 10⁻7। 10⁻7। पावर 7। ठीक है, फोर्स में जब लिख रहे थे फोर्स में डाइन और न्यूटन था, तो 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? 10⁻5। ये 10⁻5 होता है।
और ये 10⁻7 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट है ऑफ द वर्क डन का, ठीक है। तो एनर्जी हमारी जो होती है, एनर्जी में डिफरेंट टाइप की एनर्जी पड़ेगी, पोटेंशियल, सर, काइनेटिक, अलग अलग डिफरेंट। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन या समथिंग होती है, तो उसकी यस ग्रेविटेशन एक तरह से पोटेंशियल होता है उसके अंदर की एनर्जी है उसमें, सा Gravity- हाइट पे होता कितना वैल्यू आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाले तो? mgh। है mgh। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। कोई अगर स्प्रिंग स्ट्रेच है और इसकी एनर्जी निकाले तो क्या फॉर्मूला आता है? सर हाफ kx²। इनका कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला आपको, ऐसे ही आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, कई सारी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। यस तो ओके सर। पोटेंशियल तो एक तरह से टर्म है। पोटेंशियल एक तरह से टर्म है बिल्कुल, क्योंकि हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, साइज कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन, उसके कारण जो होता है। मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो रखी होगी सर, इससे पता चलता है। जैसे स्ट्रेच कर रखा है तो अगर हम छोड़ेंगे तो वो कांटेक्ट करेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो सर यानी उसके अंदर थी पहले से एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो साइज, स्टेशनरी एनर्जी जो होती है किसी में भी, बिल्कुल वो जो है अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब कोई अपना स्ट्रेच कंडीशन में है या कंप्रेस कंडीशन में है, तो उसमें एनर्जी स्टोर जैसे है। पुली वाले में भी सर हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि वो हिल नहीं रहा। किस वाले में? कौन से वाले केस में? सर पुली वाला एग्जांपल है ना सर, उसमें वर्क डन तो नहीं हो रहा, पर सर जब वो उठा रहा तब सर एनर्जी जरूर बढ़ रही है सर, पोटेंशियल एनर्जी। जब उठाएगा उस टाइम पे बढ़ रही है, तो उस टाइम पे निकाल Yes. सकते हैं। तो उस टाइम पे वर्क डन भी आएगा, अगर जब उठाएगा तो वर्क डन भी आएगा ना उस टाइम पे। तो यस सर, अगर हम परपेंडिकुलरली रहे। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, अगर वो उठाएगा तो फोर्स ऐसे लगाएगा और यस सर, फोर्स तो लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, यस सर, तब निकलेगा सर। तो फोर्स वो mg लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका h होगा, तो वर्क डन आपका mgh आ जाएगा। तो सेम आएगा ना वर्क डन। तो जो वर्क Yes. डन होगा वही आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ mv²। हाफ mv²। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर। स्केलर है, दोनों ही, सारी एनर्जी स्केलर है हमारी। डायरेक्शन ने निकाल सकते एनर्जी हैं वर्क के energy बराबर हो जाती है। हाँ, तो सारी एनर्जी हमारी स्केलर है ना। काइनेटिक में बस Yes. बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन नहीं होती ना सर एनर्जी में, एनर्जी रिलीज होती है बस इधर भी। हाँ, डायरेक्शन नहीं होती, तो बच्चों को लगता है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसलिए शायद डायरेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी जो होती है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। यस सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। और भी कोई एनर्जी होगी आपकी, सब स्केलर होती है, राइट। यूनिट क्या होंगी सबकी? यूनिट भी सेम होंगी सबकी। यस रूल। सर, एक वो होती है जो हम पढ़ते नहीं सर, इंटरनल शायद होती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल क्या? पोटेंशियल एनर्जी। सर एनर्जी सर वो चेंज थोड़ी होती है, वो सर इन केसेस में भी नहीं लगती है। हम लोग एक्चुअली यूजुअली ये केस नहीं पढ़ते कि कोई बॉडी अगर डिफॉर्म हो रही है तो उसमें कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है उसमें। यस सर। सर तो फिजिक्स बुक में शायद एक बार पूछा था सर, शायद शिवांश ने वो क्वेश्चन। अच्छा, तो उस टाइम पे डिस्कस किया मैंने हमने। सर उसमें तो साफ साफ वो पूछा था कि क्या ये फॉलो कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सर वो फॉलो कर रही थी, पर उन्होंने पूछा था इंटरनल क्या चेंज होगी या नहीं। ओके, इंटरनल तो ऐसे एक्सटीरियर फोर्स लग रहा है, तो सर उसमें तो कभी नहीं होगी सर। वो सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के टाइम पे ही होती है ना इंटरनल एनर्जी चेंज होना। एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो कई सारे केस में हो सकती है। वो आप एक्चुअली उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो सिस्टम पे डिपेंड करता है आपकी कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। सर एग्जांपल क्या है इसका? एग्जाम्पल उसका ये है कि मान लो कोई अगर दो पार्टिकल रखे हुए हैं आपके, मान लो यहाँ पे, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इनको आप सिस्टम मान लो पूरे को, तो क्या इनकी एनर्जी चेंज होगी? नेट एनर्जी मान लो पहले रेस्ट में है, इनका वेलोसिटी 0 है, इसका भी 0 है, लेकिन थोड़ी देर बाद मूव करने लगेंगे दोनों, यस सर।
तो इनमें कोई एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इनकी निकालोगे तो आपको भी फॉर्मूला नहीं पता उसका क्या होता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप उससे निकाल सकते हो कि घटेगी। यस सर। सर इसमें भी सेम ही रहेगी सर, सिस्टम की सेम रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, आपने इसको सिस्टम माना, लेकिन मान लो मैं इसको सिस्टम मान लूँ, अब इसको जब मैं सिस्टम मानूंगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल तो हो नहीं सकती, यस सर। केवल काइनेटिक एनर्जी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो, जैसे यस सर, सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही होगी तब। इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी, अब हाफ एम वी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है इसकी। यस सर। सर पर और पोटेंशियल तो था नहीं इसमें, वो कैसे पोटेंशियल बढ़ी? है नहीं, तो टोटल एनर्जी इसकी बढ़ी है, यानी सिस्टम की, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो, है ना, आप सिस्टम किसको मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने पूरे को अगर सिस्टम मान लिया, इस पूरे को हमने जब सिस्टम मान लिया, तो जो फोर्स के थे वो, ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है? सर इंटरनल होगा। इंटरनल है, तो यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट थी, इंटरनल फोर्स ने जो वर्क किया उससे एनर्जी कांस्टेंट रही हमारी। लेकिन अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है? सर इंटरनल। जो इंटरनल के सिस्टम के अंदर से कोई फोर्स लगा रहा है इसको, या बाहर से लगा रहा है? इसको फोर्स ये पार्टिकल लगा रहा है ना, ग्रेविटेशन Yes, फोर्स, तो ये सिस्टम के अंदर है, बाहर है पार्टिकल? सर बाहर है। बाहर है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, यस सर। तो इस पे यानी जो इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स लग रहा है या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया, इसलिए यहाँ पे एनर्जी हमारी बढ़ गई। तो डिपेंड करता है, मतलब कि सिस्टम जब आप समझोगे 11th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में कि सिस्टम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमने सिस्टम किसको माना हुआ है। यस सर। सर ऐसा भी सर ग्रेविटी का होता है सर, हम देखते हैं सर मास जितना बढ़ता है ग्रेविटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो सर क्या ये ह्यूमंस के लिए भी लागू होता है? कैसे ह्यूमन में, कैसे मतलब? सर जब हम थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, जैसे यूनिवर्स बना सर, उसमें सोलर सिस्टम वाला पार्ट में जाते हैं, तो सर उसमें छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो एक दूसरे से टकराते हैं, और उसका रीजन दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा हमने पढ़ा था कि मास पे डिपेंड करता है, मास इंक्रीज करता है तो उससे ग्रेविटी भी बढ़ती है। सर क्या वो छोटे से छोटे पार्टिकल पे भी लागू होगी? क्योंकि सर तब तो बहुत छोटे छोटे पार्ट थे। हाँ, सब पे होता है लागू। तो कोई भी बॉडी अगर है उसका, तो उस पर मास अगर बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो आपस में, जैसे एक ह्यूमन है सर, अगर एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन को अट्रैक्ट space करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। स्पेस में अगर है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, आपस में टकरा सकते हैं दोनों। ओके सर। ऐसा क्वेश्चन भी है आपके आगे जब 12th क्लास में जाओगे तो आपको क्वेश्चन भी है कि दो ह्यूमन है स्पेस में है कुछ दूरी पे, तो क्या होगा उनका, तो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर आप बाकी फोर्स को नेगलेक्ट कर दो, जो बाकी फोर्स उस पर लग रहा है बाहर से, अपने Yes. फोर्स कारण वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? सर एनर्जी विल बी कांस्टेंट। एनर्जी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व रहेगी। और सर अगर इसे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक को घटना होगा, और सर अगर काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। यस सर। इन केस अगर कोई लॉस नहीं हो रहा आपका एनर्जी का ना कहीं पे, यस सर सर। इसका मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लेकिन अगर लॉस नहीं हो रहा तो, अगर कहीं पे लॉस हो रहा है, मान लो कहीं पे हीट में लॉस हो रहा है, समथिंग कहीं लॉस हो रहा है, यस सर, जैसे एयर रेजिस्टेंस यूजुअली लॉस करवा देता है। हाँ, तो वहाँ पे हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कम हो सकती है सिस्टम की। तो टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट है। सिस्टम की एनर्जी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन किस पे एक्सटर्नल कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो एक्सटर्नली कुछ हो नहीं रहा था सिस्टम पे, बाहर से कोई वो नहीं था, तो कोई आपकी लॉस नहीं हो रहे थे हीट का या किसी भी तरह का, तो एनर्जी कांस्टेंट थी। लेकिन अगर मान लो सिस्टम में लॉस हो रहा है, आपका कोई ब्लॉक है वो मूव कर रहा है और नीचे फ्रिक्शन है, तो हीट लॉस होगी, तो इस केस में एनर्जी घट सकती है आपकी, है यस ना। सर। तो डिपेंड करता है। तो अगर आपका एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स की, लेकिन सिस्टम की एनर्जी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। क्या कंडीशन है?
तो यूजुअली जो लॉस होगा फ्रिक्शन में, जब ऐसे केस आएंगे आपके एयर फ्रिक्शन और कोई आपका वैसा फ्रिक्शन होगा तो उसमें लॉस होगा। सर सर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन सर हम देखते हैं सर, इसमें एक्सेप्शन मानते हैं सर। क्या वो सेम एक्सेप्शन है सर अगर हम उसका सिस्टम बना के रखें जब न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन होता है सर, तब सिस्टम की तो एनर्जी सेम ही रहती है ना? हाँ, लेकिन उसमें हीट में लॉस होता है ना, तो हीट तो सिस्टम से निकल ही जाती है ना। या तो आप इसको बंद रखो एक चैम्बर के अंदर, तो जो यस हीट लॉस होगा चैम्बर के अंदर ही रहेगा, तो फिर आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। यस सर, सर वही कह रहा हूँ सर, एक तरह से एक्सेप्शन तो वो भी नहीं है ना, हम बस मान लेते हैं निकल गई एनर्जी। नहीं, वो भी एक्सेप्शन, इसमें बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास बोलते हैं। ओके सर, सर वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर में ना एनर्जी कन्वर्ट, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। हम ये बोलते हैं कि E1 है प्लस जो उसका मास था सिस्टम का, जो भी मास है mc स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी उसके अंदर जो भी है प्लस m2c स्क्वायर। यस तो हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं E1 इक्वल टू E2 लिख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ मास कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे मास को अगर वेरिएबल माने तो फिर हम ये मानेंगे कि एनर्जी प्लस मास की जो एनर्जी है वो सब मिला के कांस्टेंट रहेगा। ओके यस सर। ओके, पावर जो होता है आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। यस सर। यस सर, E/T। तो E/T या वर्क बाय टाइम, तो इसका यूनिट क्या आता है? वॉट। वॉट। 1 वॉट जो होता है 1 जूल पर सेकंड आ जाएगा आपका, क्योंकि वर्क बाय टाइम है, वर्क जूल में होता है, टाइम सेकंड में होता है। उसके अलावा जो और यूनिट आपकी आएगी किलोवाट आएगी, मेगावाट आएगी, तो किलोवाट गीगावाट। 1000 मेगावाट 10⁶। और एक और होती है यूनिट आपकी जो कॉमनली यूज होती है, हॉर्स पावर। कितना होता है? 746 वॉट। 46 वॉट, ये पुरानी यूनिट है। और एक और यस होती है जो हमने पढ़ी थी, किलोवाट आवर। सर, वो एनर्जी की यस होती है। सर, अच्छा, हम पावर बस है एनर्जी। यस सर, एनर्जी। किलोवाट आवर एनर्जी की होती है, कितना यस होता है? सर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो हम ये इलेक्ट्रिक जब पावर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं Yes, जो यूनिट पे हम निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो किलोवाट आवर को हम डिफाइन कैसे करते हैं वैसे? सर 1 किलोवाट पावर डिसिपेटेड इन 1 आवर। अगर आपको 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो एक आवर में जितनी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है उसे 1 किलोवाट आवर बोलते हैं ना। उसी को यस हम वन यूनिट भी बोलते हैं। यस सर। तो ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, पावर नहीं है, एनर्जी है। अच्छा, अभी बताओ कि पावर आया वर्क बाय टाइम, तो अगर हम पावर निकाले तो हम ये भी लिख सकते हैं FV। FV। इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें कई बार। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। यस सर, इंस्टेंटेनियस पावर है सर, इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था हमने। यस सर। तो हमने एवरेज पावर इधर से भी फॉर्मूला ही वही आएगा। हमने एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में डिफरेंशिएट किया था वहाँ पे, तो हमने डिस्कस किया था कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो किसी टाइम पे अगर आपको किसी मान लो व्हीकल की स्पीड पता है और फोर्स अप्लाइड पता है तो आप उसकी पावर निकाल सकते हो कि इंजन की पावर कितनी है ना। ओके, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान है आप लोगों को कंजर्वेटिव क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? यस सर, वो पाथ पे डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट में होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव वर्क करती है, किसी भी पाथ से अगर हम एक हाइट तक ले जाएंगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बट फ्रिक्शनल फोर्स और कई सारी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। ये नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शन है ना, आपका विस्कस फोर्स हो सकता है, और भी कुछ एग्जांपल है। ग्रेविटेशन आपका जो है, एयर रेजिस्टेंस। हाँ वो भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है आपका वो आपका कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव है ना। आपके जो ज्यादातर फोर्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स हैं आपके। यस सर। सर ज्यादातर हमारी, जो सर आपने पहले भी बताई थी सर, टेंडेंसी टू कंजर्व एनर्जी सर, ये भी तो सॉरी सर, एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए सर।
इसमें जो वर्क डन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन होता है, इसमें डिपेंड करता है ऑन द पाथ। इस वाले में वर्क डन अगर आप पूरे सर्किल में घूम के आओगे तो सर्किल में वर्क डन हमारा 0 होगा। इसमें आप घूम के अगर सेम जगह पे आओगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर आपकी 0 है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, लेकिन वर्क डन मे नॉट बी 0। यस सर, तो सबका डिफरेंट होगा ना पॉइंट्स पे शायद। डिफरेंट मतलब वर्क डन डिफरेंट होगा हर पॉइंट पे, ये बोल रहे हो आप? यस सर, डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जो आएगा उसकी मैंने सेम आएगा। पॉजिटिव अगर आ रहा है तो पूरा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव आता है और कुछ पार्ट में नेगेटिव आता है। यस सर, सर टोटल सिस्टम का शायद 0 आएगा। टोटल सिस्टम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, लेकिन टोटल जब आप पाथ ट्रेवल करोगे, एक्चुअली होगा क्या, कंजर्वेटिव फोर्स मान लो कि ग्रेविटेशन Yes. फोर्स ऐसे सर है। क्योंकि एक तरह से ये पाथ का नहीं है ना सर, दोनों में सिचुएशन सेम है, पर दोनों में से जो दूसरा वाला है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस पे पाथ की बात नहीं करी है। इसमें तो ग्रेविटेशन फोर्स मान लो आप कैसे काम कर रहे हैं। अब आप मान लो ऐसे मूव करते हो, तो जब आप यहाँ से और यहाँ तक गए तो आप ये मान सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, मैंने ऊपर की तरफ को हुआ कुल मिला के, यस सर, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और जब यहाँ से आए तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल वर्क डन आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यस सर, सब हम तो एक तरह से पहले वाले केस में और दूसरे में सेम ही चीज बोल रहे हैं, पर पहले वाले केस में हम पूरा एक साथ लेके कर रहे हैं और दूसरे में हम पाथ देख रहे हैं अलग अलग। नहीं, दूसरे वाले में ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे चले, अब क्या होगा, मान लो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे होगा, करेगा वर्क? फ्रिक्शन फोर्स जो है, मान लो आप ऐसे चल रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा, तो वर्क डन नेगेटिव। जब आप यहाँ पे आओगे तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा, अब भी वर्क डन नेगेटिव है। यस सर, इधर आए फ्रिक्शन ऐसे लगने लगा, अब भी वर्क डन नेगेटिव है। यहाँ पे भी वर्क डन, फ्रिक्शन इधर को है तो वर्क डन नेगेटिव है। तो हर जगह वर्क डन नेगेटिव है, पॉजिटिव कहीं ही नहीं। जब आप इसे ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन आपका 0 नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए हम कहते हैं वर्क डन इज नॉट 0। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है, तो कुल मिला के 0 आ जाता है। क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को एक साथ ले रहे हैं ना सर, सबका अलग अलग वर्क डन आया, उसे हम ऐड अप कर रहे हैं। ऐड तो हमने दोनों जगह किया है, लेकिन एक जगह पे जो वैल्यू आई है वो प्लस और माइनस दोनों आई है यहाँ पे। लेकिन इस वाले केस में केवल माइनस माइनस आई है, तो जब आप ऐड करोगे तो सम 0 नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा उसमें। ठीक है, तो ऐड तो हमने हर बात का किया ही है, सारा जो अपने वर्क डन निकाला है। लेकिन एक में वो 0 हो गया, सम अप हो गया, और एक में सम होके नेगेटिव हो गया। तो जो नेगेटिव हुआ वहाँ पे मैंने 0 नहीं आया, तो आप बोलोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, और जहाँ 0 आएगा वहाँ बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स था। ओके सर, समझ गया। यहाँ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा सर, सिस्टम में भी वही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कंजर्व करने के लिए नहीं होते, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स खर्च करने के लिए होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हो आपकी नॉन कंजर्वेटिव जहाँ होगा वहाँ पे खर्च होगा, वहाँ पे सर 0 नहीं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे पहुंचाने के लिए सर ये वाले हैं। बोल सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो ये है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका बेसिक ये था। क्वेश्चन इसके इजी आते हैं आप लोगों के, ज़्यादा टफ तो नहीं आते। वर्क पावर एनर्जी की, वर्क पावर एनर्जी सर यानी बन बहुत हार्ड सकते हैं इसके, क्या चीज़? सर इसके क्वेश्चन बना सकते हैं हम, एक तरह से हार्ड इसलिए नहीं देते ना शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वर्क पावर एनर्जी जो है वो चैप्टर आप देखोगे तो आपके न्यूटन लॉ के बाद आया है। 11th क्लास में न्यूटन लॉ के बाद ही आएगा ये चैप्टर। तो जो चीज़ें आप वर्क पावर एनर्जी से निकाल रहे हो वो आप न्यूटन लॉ से भी निकाल सकते हो, यस सर, और वर्क पावर एनर्जी की थ्योरम से भी निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको निकालने के काफ़ी सारे तरीके पता होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आपके लिए ईजी होता है ये। लेकिन जब आप वो कर रहे होते हैं न्यूटन लॉ वगैरह, तो वहाँ पे एक ही तरीका होता है कि न्यूटन लॉ से निकलेगा, वर्क पावर एनर्जी से निकलता है उसके क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन निकलता है बस। यस, इसलिए वहाँ पे थोड़ा टफ होता है। तो वर्क पावर एनर्जी के इन जनरल क्वेश्चन इजी होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूटन लॉ के, चाहे आप 11th क्लास में देखो और चाहे यहाँ देखोगे। एनटीएससी में भी इजी आते हैं इसके, इसलिए इजी होते हैं। सर एक डाउट था। हम्म। सर एक क्वेश्चन था कि अगर किसी बॉडी को v वेलोसिटी से ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
तो सर वो v cos थीटा पे डिपेंड करेगी या फिर जीरो हो जाएगी? नहीं, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगर आपने थीटा एंगल में छोड़ा किसी पार्टिकल को वी से, तो उसके दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, तो ये है वी कॉस थीटा और एक यस है वी यस साइन। सर साइन। अब जब ये ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा इसका कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा वाला, तो ये कंपोनेंट पहले ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा ये, यस है ना। यहाँ पे मान लो इतना, फिर ये और कम, वहां पे यस सर। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यस सर। और यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू जो प्लस थी इतनी वैल्यू, इक्वल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सर एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। क्यों हुआ? क्योंकि जी नीचे की तरफ काम कर रहा था इसलिए। यस सर। अब जो v cos थीटा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नो सर यस सर। नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है हमारे पास। यस सर ग्रेविटी तो नीचे है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो v cos थीटा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा? सर कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा। तो ये हर जगह पे v cos थीटा ही रहेगा, इक्वल वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे भी v cos थीटा रहेगा हॉरिजॉन्टल, तो ये वैल्यू बराबर रहेगी v cos थीटा की, v sin थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर आप टॉप पे देखोगे तो v sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो कौन सा बचा? हॉरिजॉन्टल बचा। यस सर तो यानी अगर यहाँ पे आपकी स्पीड v थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट मान लो 0.1 है और ये 0.2 है, तो 0.1 पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और 0.2 पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, हाफ एम वी cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी बची यहाँ पे, यस सर उसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ke1 cos स्क्वायर थीटा, ये होगी टॉप पे। ओके ओके सर एक सर तरह से साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना इसमें। सर हाँ। लेकिन इसमें एंगल पूछा था सर थीटा। किस चीज का क्या पूछा था? सर अर्नव ने बोला था कि थीटा की वैल्यू शायद पूछी गई है। क्या पूछा था आपने? थीटा की वैल्यू पूछी थी क्या? नहीं सर क्वेश्चन में तो थीटा गिवन था, वो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट पूछा था। हाँ वही पूछा होगा, वो तो थीटा नहीं पूछा होगा उसमें। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टर मोशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे भी। मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टॉर्क कितना लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, हाइट कितनी जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सर एक तरह से टेम्परेरी हम कह सकते हैं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फॉर्मूले ज्यादा है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? ये भी एक रह गया था ना। सर नेटवर्क डन या डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा के ही कह सकते हैं। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर तो जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम पे, वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय किसके द्वारा? बाय इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस या दोनों? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे आएगा ऑल फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देखें पिछले जो मैंने आपको यस सर क्वेश्चन, वेलोसिटी तो ऑल फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे मैं यहाँ पे पूछा था आपसे इस वाले क्वेश्चन में, मतलब ये सिस्टम है पूरा। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो थी, फाइनली कितनी होगी? सर हाफ एम वी स्क्वायर। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी भी सेम आएगी दोनों यस की, सर तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आएगी फाइनल एनर्जी। यस सर तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की, एक्सटर्नल फोर्स था यहाँ पे, इंटरनल फोर्स से हो गई है? सर इंटरनल फोर्स से हो गई। इंटरनल फोर्स से हो गई। तो इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, टोटल नहीं करेगा चेंज, लेकिन काइनेटिक कर सकता है। ओके तो सर इसलिए यहाँ पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें ये बोला गया है कि वर्क डन बाय ऑल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा, कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स हो सब चलेंगे, सारे फोर्स लगा लो यहाँ पे। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।
सर अगर मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर करें तो इसको डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। किसको? सर वर्क डन को, केवल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो। आप दो एनर्जी कंसीडर कर रहे हो, पोटेंशियल और काइनेटिक। यस सर। थोड़ा सा नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कुछ, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि और भी एनर्जी हो सकती है ना आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी और भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे केवल हम ये बोलेंगे वर्क डन जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसी पे चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे, और उसको वर्क डन को वर्क डन ही मानेंगे, एफ एस मानेंगे, यानी एफ इंटू एस। ठीक है, एफ जो होगा वो कोई भी हो सकता है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। ओके, ठीक है। तो आपका जैसे क्वेश्चन है कि ये ट्रैक है, आपके पैकेज में क्वेश्चन है, और इसका हाइट यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे 0.5 मीटर है। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल था ए पे रखा हुआ, उसको स्लाइटली पुश किया नीचे यहाँ से, तो इसकी स्पीड बतानी है आपको जब ये बी पे पहुंचेगा। वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे कितनी होगी? फ्रिक्शन लेस रह गई, स्पीड बोल सकते हो, वेलोसिटी स्पीड एट बी। क्या लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा लॉ लगाएंगे? दोनों। कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे? सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा ठीक है। कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं। यस सर। बताओ बाकी लोग भी निकाल के आंसर कितना आ रहा है, बाकी लोग भी निकालो। बाकी लोगों का आंसर आया नहीं है अभी? यस सर, आ गया √10। √10। यस सर, रूट जी मतलब। अच्छा, जैद क्या कह रहे हैं, 10 या √10? सर √10 ही सर है। √10। √10। तो उसमें आपने क्या लगाया, कंजर्वेशन एनर्जी लगाया हुआ आपने, तो mgh यहाँ पे एनर्जी है
प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे आपकी एनर्जी mgHb प्लस हाफ m v स्क्वायर, तो m तो कट ही जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे g इंटू एच इज़ 1 मीटर इक्वल टू g इंटू एच बी इज़ 0.5 मीटर प्लस v स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 0.5 g इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी, दिस इंप्लाइज दैट v इज रूट g। तो यहाँ पे जो स्पीड हमारी आ रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सर ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसको कर सकते थे ना? कैसे? सर u0 गिवन है सर, एक्सेलरेशन g पता है, और सर हाइट 0.5 मीटर्स इतना ये नीचे आएगा। नहीं, एक्सेलरेशन कैसे पता है g होगा? अगर ये ऐसे मूव करेगा, ये तो ऐसे मूव करेगा ना, इधर स्लाइड करेगा ना इधर को, यस सर। यस सर। तो उसका एक्सेलरेशन हमें पता ना कि g के बराबर होगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, और mg ऐसे लग रहा होगा। सर इधर भी हम कंपोनेंट अलग अलग कर देंगे। हाँ, तो या तो आपको कंपोनेंट वगैरह एंगल वगैरह पता हो, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निकालना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे ऐसा। ओके सर। सर बट आंसर उस केस से भी सेम आ रहा था इस वजह से। हाँ, आपने मान लिया होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस वगैरह ट्रैक है, तो इसलिए वो आ गया होगा, क्योंकि इसका जो वर्क डन आ रहा होगा ये 0 आ रहा होगा इस वाले का, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना उससे, ओके सर। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप क्वेश्चन यूजुअली करोगे तो आपको देखना पड़ेगा सब चीज़ें। दूसरा, आपने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, तो आपने भी ये लगाया कि वर्क डन बाय, आपने सीधा लिख दिया कि इसके द्वारा वर्क डन है ना mg का, यस सर। एक्चुअली हमें लिखना पड़ेगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, ठीक है। वर्क डन बाय mg जो आएगा वो आएगा mg इंटू 0.5, और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है सरफेस से, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इधर को है, तो परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसका वर्क डन 0 होगा। तो ऐसे करके लगाना पड़ेगा आपको ना, डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। तो अगर मान लो 3-4 फोर्स आ गए तो फिर सबका वर्क डन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तब आप आंसर लगा सकते हो। ओके ओके सर। ठीक है, तो सबको क्लियर है, आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके सब पैकेज से ले रहा हूँ मैं सभी। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट अ टेंशन of 4500 Newton in a cable and reels it with a, reels आप समझ रहे हो क्या? तो मैंने वो करना, लपेटना उसे, reels it at a rate, it with a rate of 2 meter per second. What is the power सर डन। of the motor? 9 into 10 to the power 3 watt. 9 किलोवाट। यस सर 9 किलोवाट। बाकी लोग सर इंस्टेंटेनियस पावर तो 9 किलोवाट ही आ रही है। 9 किलोवाट। ओके, डन है सबका ये? यस सर। तो ये सिंपल था। पहला क्वेश्चन है कि मोटर लिफ्ट, तो ये आपसे बोलते हैं मोटर फिल। आपके घर में टैंक कितना होता है? 500 लीटर का होता है पानी का? यस सर, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 500 लीटर वाटर टैंक केप्ट एट अ हाइट कितनी होगी आपके यहाँ? 3 मंजिल का घर मान ले तो सर 6-7 मीटर्स।
एक फ्लोर जो होता है वो 4 मीटर का होता है लगभग, तो 10 मीटर मान लेते हैं। ओके सर। कैप्ड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कितने देर में मोटर भर देती है पानी आपका अगर पूरी टंकी खाली हो तो? सर 30 मिनट 1 लगते मिनट। हैं। 30 मिनट। बाकी लोग कह रहे हैं हमारे 2 घंटे लगते हैं पानी कम आता है तो। यस तो सर, पानी का प्रेशर कम होता है। अच्छा, तो 1 घंटा मान लेते हैं। मोटर फिल 500 लीटर वाटर टैंक कैप्ड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो आपको बताना व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर। सर जी को 10 कंसिडर करें। जी को 10 ले लो, बिल्कुल। सर डन। कितना है? सर मेरा आंसर तो 180 मेगावाट आ रहा है। मेगावाट? यस सर, कुछ गलती हुई है लगता है। देखो, इतनी तो पावरफुल मोटर नहीं होती हमारे घर में। किलोवाट में होती है मोटर हमारे घर में। हाफ किलोवाट, 1 किलोवाट। देखो कितना आ रहा है आंसर। बाकी लोग कितना है? बाकी लोग भी निकालो। आपने आवर को चेंज कर लिया था, मिनट सेकंड में चेंज किया था? यस सर, कर लिया था। अच्छा, बाकी लोगों को कितना आ रहा है आंसर? ये कर रहे होंगे सब लोग मेरे ख्याल से। सर मैंने पावर को एनर्जी इनटू टाइम ले लिया सर, इसलिए गलत आया मेरा। अच्छा, ओके। सर जैद कमेंट कर लिया होगा। जैद कह रहे हैं 13 वाट। 13 वाट, ओके। बाकी लोग देखो कितना आ रहा है। पानी आपका जो है 500 लीटर, मतलब 501 किलोग्राम का होगा ना। 1 लीटर आपका 1 केजी होता है, तो 500 केजी पानी है। जी आपका 10 है, हाइट भी 10 है, ले रहे थे। और ये आपका 3600 है। इसको सॉल्व करोगे यस सर 13.88 ईयर। कम आ रहा है काफी ना? यस सर 13.88 ही आ रहा है। ओके, चलो। तो सबका एक ही दे वाला क्वेश्चन। सर इतनी यस पावर सर। में मोटर Yes. चल जाती है? नहीं, पावर ज्यादा इतने होती कम होगी। कवर की मोटर थोड़ी ना होती। पावर कितने पावर की मोटर होती है हमारे यहाँ? आपके यहाँ में कितनी होती है लगभग, पता है आप लोगों को? आधा किलोवाट की होती है लगभग, 500 वाट की, या 1 किलोवाट की होती है, 1000 वाट की। यस सर। अभी इसमें 1-2 फैक्टर और भी हैं, अभी कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं पहले, तो आपको क्या चलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने मोटर ठीक से काम कर रही है तो हो सकता है वो, अगर ये आधे घंटे में भर देती तो कितना फिर आपको पावर आती? सर डबल। डबल आती। और अगर ये 10 मीटर की जगह 20 मीटर हो जाए तो? सर तो भी डबल। सर तब भी डबल। 4 टाइम्स हो गया लगभग, है ना? यस सर।
7800 वाट के आसपास आ जाएगा। अब एक और फैक्टर होता है जो इसको देखेंगे, इसे कुछ लोग देते हैं। सपोज वी हैव अ मोटर विच हैज पावर ऑफ 500 वाट एंड वही आपका हाइट 10 मीटर है, टैंक 500 लीटर का है। आपकी जो मोटर की एफिशिएंसी है वो 30% है। एफिशिएंसी समझ रहे हो, बाकी जो पावर है वो लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन में या और किस चीज में, या मतलब केवल 30% उसका पावर यूज होगा। हाँ, बाकी आपका हो सकता है कि जो मशीन घूम रही है वहाँ पे फ्रिक्शन होता है और भी चीजें होती हैं, पाइप में फ्रिक्शन होता है पानी के, तो उन सब में लॉस हो रहा है मान लो। तो एफिशिएंसी इज 30%। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दिस टैंक? सर डन। ओके, बाकी लोग भी निकालो। कितना रहा आपका आंसर, कितना रहा है सर 5/9 मिनट। 5/9? ये सर 5 + 5/9 मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन में। अच्छा, ये 50/9 मिनट। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी देखो एक बार कितना आंसर आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे भी निकालना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चन खुद बना है क्योंकि, तो बाकी लोग भी निकाल लो फिर चेक करते हैं। सर जैद का भी 5.44 आ रहा है। सेम आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी निकालो फटाफट। हाँ जी, आया बाकी लोगों का आंसर? तो देखो, मान लो यहाँ पे मेरी पावर P है, तो वर्क डन जो मोटर का होगा P × T होगा इनटू एफिशिएंसी। इतना आउटपुट आएगा, उससे कितना वर्क डन करना है आपको, इतना वर्क डन करना है। तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है भाई। P यस सर। वर्क डन आया इंटू उसका 30%, इतना आउटपुट आएगा, वो mg के बराबर होगा। तो पावर आपको पता है 500 वाट है, टाइम आपको निकालना है, एफिशिएंसी 30% है, 0.3 लेंगे, 30/100। एम आपका 500 kg है, जी 10 है, एच बी हमने 10 मान लिया है। इसको सॉल्व करना है, तो टी आपका जो आएगा 500 से 500 कटेगा यहाँ पे, तो ये 100/0.3 कुछ मिसिंग है क्या हमारा? सेकंड आया। अगर मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे,
50 बाय वही आ गया ना 9 आ गया, तो ठीक है 50 बाय 9 मिनट आ रहा है हमारा। तो लगभग कितने मिनट हो गए, 9:45, 5.5 मिनट के आसपास हो गया। सर जो पावर एफिशिएंसी है वो आउटपुट बाय इनपुट करके मतलब निकालेंगे कि कितनी पावर का आउटपुट मिल रहा है पर कितना इनपुट किया। हाँ, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप निकालो तो एफिशिएंसी क्या आ रही है हमारी, mgh बाय pt आ रही है। यस सर। तो ये पावर इनपुट है, जो इलेक्ट्रिक पावर इनपुट है, और ये आउटपुट जो आपने पानी कितना उससे वो करा। ओके सर। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट एफिशिएंसी का भी रहता है। एक और एस्पेक्ट है भी जो आपने भी मिस किया हुआ है, तो उस पर भी चलते हैं। ये सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन हमने किया, इसका आंसर जो है? यस सर। ओके, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि वही आपका वॉल्यूम 500 लीटर है मानो टैंक का, एंड हाइट 10 मीटर है, और आपने जब इसको यहाँ से और ऊपर भेजा टैंक पे, यहाँ से और यहाँ भेजा जब, तो यहाँ पे जो पानी बाहर निकलता है इसकी स्पीड जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड में, सपोज यहाँ पे स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड v। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपको इसको 30 मिनट में मान लो भरना है तो कितनी पावर की मोटर चाहिए? एफिशिएंसी 100% इस बार एफिशिएंसी का फैक्टर नहीं लिया मैंने। इस बार जो वर्क डन होगा दो चीज़ों में होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में तो करोगे आप, साथ में आप उसे काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हो। पानी बाहर आ रहा है उसको आप काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हो, तो वर्क डन आपको डबल करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस होल वैल्यू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन आपका पावर इनटू टाइम होगा, दैट शुड बी इक्वल टू ये होगा। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, और नहीं है तो सॉल्व करो। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो सॉल्व करो फिर। सर डन। कितना है पावर? सर 41.66 वॉट।
ठीक है, बाकी लोग भी निकालोगे, फिर चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं है। क्रिश कह रहे हैं 27.78, इसका आंसर बोलो 27.78। क्रिश एक बार चेक करना पड़ेगा, आई डोंट नो कौन सही है कौन गलत है, सब लोग चेक कर लो। क्रिश कह रहा है 14.16 आ रहा है, इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। टाइम हमारे पास इतना है, एम हमारे पास 500 kg है, जी 10 है, एच पी 10 है, प्लस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर ये है। तो ये आपका जो आ रहा है 2 जीरो हम हटा सकते हैं ना, 2 जीरो सर एक, दूसरी बार हाफ एम 500 नहीं लेंगे? हाँ 500 भी लेंगे, मैंने 10 ले लिया क्या, 500 सही है। तो 2 जीरो हम हटा सकते हैं, तो मैंने 2 जीरो यहाँ से काट दिए और 2 जीरो ये वाली काट देता हूँ। तो 500 तो ये आया और 500 बाई 2 250 ये आया, 750 आया और ये आया 18। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, यहाँ तक अगर हम काटे तो फिर ये आपका आ जाएगा 375 बाई 9, 9 चौके 36 यस सर यही आ रहा है। और मेरा 9 कम 9 पॉइंट समथिंग। सर मुझे लगा मेरा गलत आ रहा है, सबका अजीब अजीब सा आ रहा था। अच्छा, तो इतना क्या आएगा ये पावर वॉट में आएगा, क्योंकि आपने सब ऐसा यूनिट में लिया है। यस सर। यस सर पावर वॉट में आती है। तो 41.6 वॉट आ रहा है हमारा। तो क्रिश आपका कुछ और आ रहा था, अभी देखो क्लियर हुआ क्या गलती थी। जय दोबारा चेक कर, मेरा 1200 मेगावाट आ रहा है। जय जब कैसे आ रहा 1200 मेगावाट बताओ, कहाँ पे क्या किया आपने। सर जैक अब देख भी नहीं रहा सर मैं, सर बहुत अजीब अजीब से आ रहे हैं। अच्छा, जय ज्यादा पावर में है ना, उनकी पावर ज्यादा आ रही है। क्रिश का तो आगे कैलकुलेशन मिस्टेक। जैद ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी कर दिया, इनटू थोड़ी होगा, ऐड हो गया ना एनर्जी। यस सर, सब मल्टीप्लाई थोड़ी होती है, एनर्जी एनर्जी कंजर्व होती है सर, इसलिए ऐड होंगी। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे, आपने मोटर को, हमने ये माना था कि मोटर ने बस पानी को उठाया और ऊपर रख दिया, तो उसने Yes. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी mgh, तो हमने वर्क डन इक्वल टू mgh किया था। लेकिन जब मोटर ऊपर जाती है, सॉरी पानी ऊपर जाता है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होती है, जब टंकी में गिरता है वो तो कुछ वेलोसिटी से गिरता है, या तो आपकी बहुत ऊपर हाइट हो तो हो सकता है कि वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो हो जाए ऊपर पहुंचते पहुंचते। ये कई बार जीरो नहीं होती, बहुत स्पीड से भी गिरता है पानी किसी भी मोटर में, तो वो डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हाफ एम बी स्क्वायर का फैक्टर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो आपकी पावर आई वो 41.6 वॉट आई। अब इसे मान लो मैं एफिशिएंसी जोड़ दूं, कि एफिशिएंसी 25%, तो फिर 4 गुना पावर हो जाएगी, 140 वॉट हो जाएगी। तो कई सारे फैक्टर फिर ऐसे आते रहते हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो प्रैक्टिकली डिपेंड करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, सिली मिस्टेक कर दी, सिली नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है जैद सिली नहीं बोलते इसको। यस सर। सर मोटर और वर्क के केस में आरपीएम मतलब का भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? XD आरपीएम का क्वेश्चन यार नहीं, आपके में तो नहीं आएगा ऐसे आरपीएम का, रोटेशन पर मिनट होता है, उसमें होता क्या बस। सर मॉड्यूल में एक था क्वेश्चन सर, इसलिए मैं देख रहा था अभी एक क्वेश्चन है, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा है, लेकिन उसमें आपका नहीं हो, मैंने कुछ और हो। एक्चुअली जो आरपीएम के क्वेश्चन होते हैं उसमें v इक्वल टू ओमेगा लगाना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, आपका कुछ और है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके सर। तब तक हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो एनटीएससी में है और आपके पैकेज में भी दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर हिट अ वर्टिकल वॉल विद नेग्लिजिबल रिबाउंड। नेग्लिजिबल रिबाउंड मतलब v से अगर टकराती है तो वापस जो स्पीड आती है वो जीरो होती है, तो ये रिबाउंड नहीं करता। मतलब इफ स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम द जेट इज v, ये दिया ही हुआ है आपको, diameter of the jet is d, density of the water is rho, then force exerted on the wall by the jet, force exerted
by the jet on the wall. तो ये कई सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए, पाई डी स्क्वायर रो ऐसे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। तो तक मैं और मेरा क्वेश्चन देखो कहाँ था वो। इसमें राउंड लेवल 2 में दिया हुआ है आपको एक। अब कर लेते, इजी है तो। फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? फोर्स के लिए क्या यूज करेंगे हमें? क्या निकालना पड़ेगा उस में? सर मास। मास से फिर फोर्स से मास से कैसे रिलेट करोगे मतलब? क्या करेंगे? एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे क्या? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम तो वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, फोर्स तो नहीं आया ना उससे। यस सर। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज। एक्सेलरेशन। नहीं, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, एक्चुअली ये करना पड़ेगा आपको। मास इनटू एक्सेलरेशन से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एक्चुअली ये आएगा dp बाय डेल्टा टी करोगे। अब डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब p2 माइनस p1। यस सर। अब p2 तो 0 है टकाने के बाद, p1 जो मोमेंटम है मान लो m इंटू वी है डेल्टा टी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मास पर यूनिट टाइम कितना हिट कर रहा है इंटू वी। यस सर, मास बाय टी तो निकल गया। बस उसको v से मल्टीप्लाई करना है फिर। यस सर, सर आ गया आंसर। क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको? सर 5/4 d स्क्वायर e v स्क्वायर रो v स्क्वायर वाला है जो बी ऑप्शन। यस सर। बी। बाकी लोग भी देखो निकाल के। सर मेरा भी बी आ रहा है ना, जो मास हिट कर रहा है पर यूनिट टाइम में कितना मास हिट कर रहा है, तो मास का क्या आ जाएगा? एरिया इनटू वेलोसिटी होता है मेरे ख्याल से। क्या सर? एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू रो, ऐसे होगा। यस सर। है। यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि मास जो होगा एक्चुअली, मास जो होता है वॉल्यूम इनटू रो होता है। अब जब वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम वो कितना होगा? वो होगा एरिया इनटू स्पीड, तो आ जाएगा इनटू एरिया इनटू स्पीड इनटू रो इनटू वी। डेल्टा टी तो हो ही गया, तो ये आएगा ए रो वी स्क्वायर। आपने मैथ्स में कर लिया ऐसे क्वेश्चन? मैथ्स में भी करेंगे ना आप लोगों ने ऐसे? यस सर, वो पाइप वाले तो कर लिए, मतलब रिवर और पाइप वाले की पाइप स्पीड वाले। इतनी है और डेप्थ इतनी है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन है वो भी लगभग तो आपको आइडिया होगा अगर आपने किए होंगे तो। यस सर। है ना, तो हमारा ए रो वी स्क्वायर आ रहा है, और ए जो होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ जाएगा। पाई डी बाय 2 का स्क्वायर कर लो, है ना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगा सबको ये? यस सर। अगर रिबाउंड होता सेम स्पीड से तो आंसर कितना था? अच्छा, पहले सबको क्लियर हो, पहले बाकी लोग बताओ, पहले बाकी लोग बताओ, सब लोगों को क्लियर है ये हमने किया है? किसी को डाउट? ठीक है, अब बताओ अगर रिबाउंड होता तो क्या आंसर आता? v स्पीड से रिबाउंड होता सर 2 टाइम्स हो जाता है इसी का। 2 हो जाता है ना, फिर p1 माइनस p2 करते हैं यहाँ पे, तो फिर वो ऐड हो जाते हैं। 2mv बाय डेल्टा टी हो जाता। हाँ, यहाँ पे 2mv आ जाता, फिर डबल डबल होकर सारा डबल आंसर आता, तो फोर्स डबल लगता अगर रिबाउंड हो रहा होता, राइट?
ओके सर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा, अब जो आप क्वेश्चन कह रहे थे मैं उस पर आ जाता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको वाले क्वेश्चन नहीं कराया कि अगर मोमेंटम इतना परसेंट चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप लोग देख लेना खुद, है ना। ये अगर सर स्क्वायर बाय 2m वाला होता है। वी स्क्वायर बाय 2m है ना, पी स्क्वायर बाय 2m से आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी। अगर 10% मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, या काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट होगा तो मोमेंटम कितना परसेंट होगा। तो आई थिंक वो सब ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। यस सर। आपने जो क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली मेरे को ये मिला है, तो ये इजी है। देखो इसमें जो जो पूछा है रोटेशन वाला, इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन जो आप आरपीएम वाला बोल रहे थे, यस ऐसा सर। उसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला ना पी स्क्वायर बाय 2m वाला, तो उसमें एक तो होता है कि आप शॉर्टकट लगाए थे हो, अगर मान लो पी आपका 1% चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 2% आ जाएगा, पी पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो पावर होती है ना, यस सर। तो इनमें रिलेशन होता है। लेकिन ये कब वैलिड होता है, अगर वैल्यू बहुत छोटी है, ये 1% है, 0.5% है, तब आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू ज़्यादा होंगी तो आपको फिर पुट करना पड़ेगा। मान लो पी में 20% का चेंज हुआ तो एक को पी मानना पड़ेगा, दूसरे को 1.2 पी मानना पड़ेगा। 20% का चेंज हुआ तो एक को पी मानो, एक को 1.2 पी मानो, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसको पी स्क्वायर बाय 2m करके इसको 1.2 पी स्क्वायर बाय 2m करोगे तो 1.44 हो जाएगा ये। यस सर। तो कितना परसेंट का चेंज हुआ? सर 44%। 44%। अगर आप डायरेक्ट निकाल दो कितना आता, पावर से मल्टीप्लाई करके 40 आता, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर वैल्यू ज़्यादा दी हुई है ना आपको, अगर तो फिर आपको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी है। दूसरा इस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कितने क्लोज हैं या दूर दूर हैं। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो फिर आपको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेथड है। ओके सर। सर इसमें जैसे 9th में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि मासेस को इतना परसेंट चेंज कर दिया था और डिस्टेंस को। तो सर उसमें बताया था सर ने कि जैसे जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल दो और जो डिवाइड में है उसको नेगेटिव में ले लो, तो सर उससे छोटी वैल्यूज के लिए निकाल सकते हैं। तो सर क्या ये वही है? हाँ वही है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेते हैं सारा। अगर आपको ओके। ऐसे होता है पी स्क्वायर बाय, मान लो ऐसे होता है 2m स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे होता है सपोज, तो जो मान लो ये ए है, तो जो डेल्टा ए बाय ए आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा पी बाय पी, ये आप अभी 11th में पढ़ोगे, प्लस 2 टाइम डेल्टा एम बाय एम, प्लस 2 टाइम मान लो क्यूब कर देता हूँ यहाँ पे, 3 टाइम डेल्टा के बाय के आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये एरर एक आपका चैप्टर आएगा। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होता है या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो इतनी आती है। तो सारा ऐड करना होता है हमें। ठीक है, ओके सर। ओके। मोटा वाला क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता, अभी चला गया दोबारा। सर जैद चाह रहे हैं अब चैट में कि सर आप उनकी गुहारें सुन लो, सर उनके डाउट सॉल्व करा दो। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं मोटर वाला भी कर लूँ, आरपीएम वाला ये आ रहा क्वेश्चन। ज्यादा भी सुनते हैं आपकी बात भी। अ क्वार्टर हॉर्स पावर मोटर है ना, तो पावर इसकी क्वार्टर हॉर्स पावर मतलब ये है, runs at a speed of 600 rpm rotation per minute या revolution per minute बोल सकते हो। efficiency is 40%। क्वेश्चन है work done in one rotation is, work done in one rotation is, बताओ कितना आंसर है इसका। इजी है क्वेश्चन है, आरपीएम से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आई वांट डाउन विल यू स्टे, हाँ मैं हूँ अभी, चिंता मत करो। सर 1 हॉर्स पावर आ रहा है आंसर। सर मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जितना। मैग्नीट्यूड जितना? यस सर 746 जूल। 746 जूल यस सर। या 746/4? सर 746 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी निकालो, देखो कितना आंसर आ रहा है।
ऑप्शन में 746। ये सब लोग निकाल लो 1 मिनट में। 7.46 बोलना है जैद। ऑप्शन में 7.46 दिया हुआ है अर्नब। तो आप देखो एक बार, ये तो 10 है या 15 है या 7.46 है या 746 अर्ग है। 7.46 है जैद कह रहे हैं। 7.46 वर्क डन इन वन रोटेशन है, तो वन रोटेशन में कितना, तो आपका जो वर्क डन होगा वो पावर इनटू टाइम होगा। बेसिकली आपको पावर पता है, यहाँ पे इनटू एफिशिएंसी करना पड़ेगा। यस सर 7.46 आ रहा है। पर एक 10 वो उल्टा ले लिया था सर, इस वजह से 7.46 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इस बार आपने गलती कर दी। ओके, अब देखो यहाँ पे ये रोटेशन आपको टाइम देखना है ना, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, तो 600 रोटेशन पर मिनट है, तो 600/60 कर लेते हैं। तो वी कैन राइट कि 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। ठीक है, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकंड लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड में 10 बार रिवॉल्व करता है ये। सर तो टाइम हमारा 1/10 आ जाएगा यहाँ पे। इसे सॉल्व कर लो, कट गया पूरा। ठीक है, तो इसमें कोई आरपीएम का कोई मतलब ज्यादा रोल नहीं था, आपको इसमें टाइम निकालने का यूज करना था इसमें। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो इनफैक्ट आईआईटी में कुछ आ सकते हैं एडवांस में बिल्कुल, या फिर आप अगर हायर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब आएंगे। ओके सर। तो दिस इज डन अप टू हियर। तो ये हम कर चुके हैं सारा। तो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी हमने रिवीजन कर दिया है। अब अगली क्लास में हम लोग जो रिवाइज करेंगे इससे आगे फ्लूइड मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन है, तो करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डाउट जिसके हैं वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। जैद क्या बोल रहे हैं? इसे टॉर्क से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते टॉर्क से? कैसे करोगे टॉर्क से? टॉर्क कैसे करोगे? टॉर्क से कैसे करोगे इसको? रोटेशन पर मिनट आपका कैसे करोगे? ओमेगा निकाल के। अच्छा, ओमेगा निकालने के लिए आपको आर चाहिए ना, फिर ओमेगा तो आप पे हाइक है, क्या लिखोगे? पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा, ये लिखोगे। अच्छा, टाउ कैसे लोगे आप? जैसे टॉर्क निकालोगे पहले, ये आपका टॉर्क इनटू सॉरी ओमेगा है ना, ओमेगा आप वो करोगे। जैसे पावर आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है ना, यहाँ पे टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। तो अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो टाउ आ जाएगा। मान लो पावर पता है आपको, ओमेगा पता है। ठीक है, फिर निकालना क्या है आपको? वर्क डन इन वन रोटेशन। तो वर्क डन इन वन रोटेशन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन इज टाउ इनटू थीटा। ओके, हाँ तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो टाउ इनटू 2 पाई करना पड़ेगा। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन घूमेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा ये। आप लोगों को रेडियन पता है? यस एंगल। सर। तो 2 पाई रेडियन घूमेगा एक रोटेशन में। और यहाँ पे जब आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क आपका होगा पावर बाय ओमेगा। पावर आपकी ये है, ठीक है। ओमेगा आपको वो भी आपको उसमें लेना पड़ेगा रेडियन में। तो आपका जो रोटेशन है वो इतना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 2 पाई, यानी 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये इसका ओमेगा है। हाँ तो कर सकते हो, यहाँ से भी आप करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी भी लेना है आपको फैक्टर 1, तो कर सकते हो, लेकिन घुमा के मतलब यू कैन डू। ठीक है, देखें निकाल के आंसर सेम आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा टॉर्क? कितना आ रहा है टॉर्क? अच्छा, एफिशिएंसी ली हमने अभी, एफिशिएंसी नहीं ली हमने। वर्क डन हमें निकालना है टॉर्क इनटू दिस, तो इसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40% से 0.4 से, तो हो जाएगा टॉर्क इनटू 2 पाई इंटू 0.4। टॉर्क आपने लिखा नहीं है अभी, पी बाय ओमेगा इंटू 2 पाई इंटू 0.4। ओमेगा कितना है हमारा? 20 पाई रेडियन। तो ओमेगा का हो जाएगा 20 पाई इंटू 2 पाई इंटू 0.4।
तो ये 10 आ गया, पावर बाय 10 आ रहा है। पावर कितनी है आपकी? पावर है 746 बाय 4 इंटू 0.4 आ रहा था अपॉन में 10। इससे ये कटेगा तो 0.1 और ये 0.01 और 7.46 आ गया सेम आंसर। हाँ तो कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो ये भाई अलग मेथड है। ओके जैद, और बताओ क्या डाउट है आपका? टेलीग्राम पे भेजा है, ठीक है। बाकी और किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। ठीक है, जैद के डाउट देख लो, जैद ने क्या भेजा है। जैद ने स्टूडेंट ऑफ मास आईजीएसओ क्वेश्चन पूछ रहे हो। 75 kg ride on a bicycle of mass 25 kg. Student has a habit of standing on the pedal one leg at a time so that the force of weight drive the bicycle. Force on his weight. अच्छा, distance between the top and the bottom position of the pedal is 20 centimeter. Ratio of the pedal wheel to the real wheel is 10. Radius of the real wheel to the cycle is this student takes 6 seconds on a one full pedal. He spins the man so that the cycle can continues with constant velocity. क्या क्या निकाला सबको? एवरेज पावर ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें यार देखो ऐसे करना पड़ेगा आपको कुछ। मास इसका दिया हुआ 75 kg और बाइसिकल का मास दिया हुआ है 25 kg। तो पैडल पे खड़ा हो जाता है वन लेग एट अ टाइम। फोर्स ऑफ हिज वेट ड्राइव द बाइसाइकिल, तो फोर्स से वो पैडल को प्रेस करता है पूरे। तो फोर्स उसका जो होगा वो ये यहाँ से आएगा 75 इंटू 9.8 जिसका वेट होगा, या 10 मान लो। तो ये इसका फोर्स है, ठीक है। अब ये इससे बाइसाइकिल चलाता है। डिस्टेंस इन द टॉप एंड बॉटम पोजीशन ऑफ द पैडल इज 20 सेंटीमीटर। तो पैडल जब ऊपर होता है और जब नीचे होता है 20 सेंटीमीटर का, तो वर्क डन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक करेगा। उसका जो वेट ऐसे काम करेगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर है ये। रेशियो ऑफ द पैडल व्हील फिगर एंड द गियर रियर व्हील इज 10. Pedal wheel and the gear wheel is 10. Radius of the rear wheel of the cycle is 20 centimeter. गियर लिखा है, रियर लिखा है, मैं रियर लिखा है, मैं गियर लिखा है, अलग अलग होते हैं। ऑन द रियर व्हील, अच्छा यहाँ पे जो व्हील लगा पीछे वाले साइकिल के इस पे, और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका रेशो 10 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द रियर व्हील इज 50। इसकी जो रेडियस, ये वाली रेडियस तो 50 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द रियर व्हील का जो रेशो है पैडल व्हील बिगर एंड रियर व्हील, ये 10 है। मतलब ये 10 टाइम रेडियस है इसका, ऐसा। इसका रेडियस अगर आर है, इसका 10 आर है। रेशियो ऑफ द पेडल व्हील एंड द गियर व्हील इज 10, ऐसा लग रहा है इसको देख के। स्टूडेंट टेक 6 सेकंड फॉर वन फुल पेडल लेग। 6 सेकंड में वो पूरा एक बार उसे घुमा देता है। स्पेंड ओनली दैट मच एनर्जी सो दैट द साइकिल रन कंटिन्यूअसली विद कांस्टेंट स्पीड। साइकिल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, ओके। कैलकुलेट द एवरेज पावर स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू द साइकिल। कितनी पावर प्रोवाइड करता है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ओनली द साइकिल ड्यूरिंग इट्स दिस यूनिफॉर्म मोशन। काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी, मास पता है आपको, तो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। दूसरा क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन एनर्जी वेरियस डिसिपेशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग वन फुल पेडल। जो वर्क करता है उसमें कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, ओके। तो उसको सोचना पड़ेगा। देखो अगर हम 6 सेकंड में पूरा पेडल घुमाते हैं, 6 सेकंड में उसको पूरा रोटेशन करता है, तो ये टायर ये 6 सेकंड में घूमेगा, ये भी 6 में घूमेगा और ये भी 6 में, सब 6 में घूमेंगे, है ना। अब पावर निकालनी है आपको। पावर आपकी जो होती है वर्क बाय टाइम से निकालना है। Calculate the average power that a student provide to the cycle.
पावर प्रोवाइड टू द साइकिल। इसमें ये हो सकता है कि आप जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है और उसका जो फोर्स है वो 750 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो वर्क डन इसका होगा वो 750 इंटू 0.2 होगा। और जब ऊपर आएगा तो उसमें कंसिडर नहीं कर रहे होंगे नेगेटिव वर्क डन को, क्योंकि तो फिर वो कर रहा होगा, तो जीरो आ जाएगा फिर तो यहाँ पे जब प्रेस करके दबा रहा है तो इतना वर्क डन कर रहा है। ये कितने टाइम में कर रहा है? 6 सेकंड में, है ना। तो इसका जो वर्क डन आना चाहिए वो इतना आना चाहिए मेरे ख्याल से। वन 50/6। ठीक है, 6 टू 12, 25 वॉट। देखो ये वाला पहला वाला ठीक है। काम तो कुछ इन्फॉर्मेशन का है, हाँ, लेकिन वो समझना पड़ेगा ना। तो ये हमारी जो पावर आ रही है मेरे ख्याल से 25 वॉट आ रही है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इसे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 10 आवर है, ये सब है, उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें? इससे हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि चेंज उस पर लगी होगी। एक ओमेगा सेम होगा दोनों का, इनफैक्ट तीनों का ओमेगा सेम होगा। तो अगर तीनों का ओमेगा सेम होगा तो इसका जो ओमेगा होगा वो इसका ओमेगा होगा। तो इसका जो ओमेगा आएगा, 6 सेकंड लग रहा है इसको पूरे उसमें ना, तो उसका ओमेगा जो आएगा 1/6 ओमेगा, ये 1 सेकंड में। तो ये इसका ओमेगा आएगा, तो वही इस टायर का भी होना चाहिए ओमेगा। ओके, एड यहाँ पे आई थिंक इसमें एक चीज और है कि वो कह रहा है कि पैडल जब नीचे आ जाएगा ये वाला, तो फिर दूसरा वाला ऊपर आ जाएगा, तो फिर दोबारा वर्क डन करेगा। मैं कहता है 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि आगे जाके बोल रहा है कि 1 फुल पैडल बोथ द लेग्स स्पेंड ओनली दैट मच एनर्जी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब एक पूरा चक्कर काट लेगा फिर दूसरे पैडल पे वो फोर्स लगाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो 6 सेकंड में जो है बने ये वाला भी नीचे आएगा पहले और फिर ये ऊपर भी जाएगा। तो 6 सेकंड में जो है 2 बार ये वर्क डन करेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 50 वॉट मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए ये वाला, तो मुझे लग रहा है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो ओमेगा की बात आ रही है, ओमेगा सेम है सबका, तो ओमेगा इसका जो आ रहा है वो इतना आ रहा है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि 6 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है वो, तो इसका ओमेगा भी यही आया। अब v इक्वल टू ओमेगा होता है, तो v आपका जो आएगा वो ओमेगा इंटू आर आपका 50 सेंटीमीटर है। तो ये आंसर आना चाहिए आपका वेलोसिटी। ठीक है, what fraction of his kinetic energy is lost as a energy in various dissipation mechanism during one full pedal? कितनी एनर्जी ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी तो साइकिल की कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है? तो साइकिल की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे v आ गया आपका, तो आप हाफ एम वी स्क्वायर से एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल है, बाईसाइकिल। अब लॉस कितना होता है? लॉस तो कोई लॉस होता ही है जितना उसने वर्क डन किया है ये, क्योंकि अगर तभी तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी जब सारा लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस ना होता तो फिर स्पीड बढ़ती जाती, तो ये सारा लॉस हो रहा होगा, है ना। तो लॉस ये है आपका। तो आपकी जो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 50 डिवाइड बाय ये करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से आपका रेशो आ जाएगा। ठीक है जय, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बाकी ये जो इसने जो ये दिया हुआ है कि गियर व्हील का, इसका मुझे लगता नहीं कोई रोल है यहाँ पे। मुझे साइकिल एक बार ध्यान से देखनी पड़ेगी साइकिल में रियल रोल का क्या यूज होता है, पर आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ वो है आंसर की, है ना। तो इसका आंसर नहीं है आपके पास, एक बार चेक करना अगर कहीं पे मिलेगा तो। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आप आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, किसमें जो बेसिक कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉडी ए मूव अलोंग द सर्कल रेडियस आर ए इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मूव अलोंग अ सर्कल of radius RA on a horizontal plane where B
moves along a circle of RB in a vertical plane. एक horizontal पे एक vertical पे है. Sure. If the work done by gravity on the two body are W and WB, then कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? एक वर्टिकल पे मूव कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है. ऐसे ये WA है और ये WB है, रेडियस RA है. ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन तो इसका वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी रिएक्ट करेगी इस पे, यस सर, तो इसका तो वर्क डन हर जगह जीरो ही होगा. यस सर. यस सर, ओवरऑल वर्क डन भी जीरो ही आएगा. सिग्मा करेंगे जब सारा, तो हर जगह पे जीरो आएगा, है ना. तो ये वर्क डन जीरो है. और जब यहाँ पे ग्रेविटी लोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, नीचे आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. तो नेट वर्क डन क्या आएगा? जीरो. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द टू बॉडीज विल बी W and WB रिस्पेक्टिवली. along a circle of radius RB. तो जीरो ही आनी चाहिए, है ना. तो वर्क डन विल बी जीरो इन बोथ द केसेस. मेरे ख्याल से कोई आंसर होगा. ठीक है जैद, क्लियर हुआ? ओके चलिए ठीक है, तो फिर क्लास को स्टॉप करते हैं. कल मिलते हैं फिर दोबारा दूसरी क्लास में अगले टॉपिक के साथ. यस. चलिए, थैंक यू एवरीवन. गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर. Good evening, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग. बाय एवरीवन.